सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम लोग जो कक्षा 10 के हिंदी जो है वह पाठ सेकंड बूढ़ी काकी आज पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास में हमने पाठ ही शुरू किया है, क्योंकि उसमें बच्चों के पास किताबें नहीं थी। तो आपको वीडियो भी सेकंड पार्ट का ही भेज रही हूँ, और जब पार्ट सेकंड का पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम जो पहली कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज यहाँ पर जो पाठ है बूढ़ी काकी, बराबर। बूढ़ी यानी वृद्ध। जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसे बूढ़ी काकी बड़े मान सम्मान से बुलाया जाता है। तो ऐसे ही पाठ हिंदी साहित्य जगत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद, बच्चों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के महान सम्राट कहे जाने वाले, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लाहमी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम था धनपत राय। तो बच्चों, आपको सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास का सम्राट किसे कहा गया है। तो हिंदी उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद को कहा गया है। और प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय है। तो शिक्षा काल आने समय में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया। अध्ययन यानी पढ़ाई, बराबर। जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय दौरान उन्होंने उर्दू की पढ़ाई, अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने उर्दू की भी पढ़ाई की। और प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, यानी स्कूल में उन्होंने नौकरी की। उसके बाद फिर वो सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। और फिर स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के आंदोलन में भी क्या किया, इन्होंने भाग लिया, जिसकी वजह से इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। और उसके बाद वे कहाँ, स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं, बराबर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी मिलते जुलते रहे। तो बच्चों, प्रेमचंद जी का जो पहला एक उपन्यास था सोचे जे वतन, उन्होंने उस समय लिखा था जब हमारे देश में अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत्य था, यानी अंग्रेजों ने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया था। और जब उस किताब में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, जैसे अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेजों ने इनकी रचना सोचे जे वतन, उसे उनके घर पर छापा मारा। छापा मारने के बाद उनकी रचनाओं को जब्त करके खुलेआम जला दिया। और उसी समय उनका मूल नाम बचपन का क्या था, धनपत राय। और जैसे उनकी रचनाओं को अंग्रेजों ने जला दिया, उसी समय धनपत राय ने अपना नाम बदल दिया प्रेमचंद। और प्रेमचंद जैसे नाम उन्होंने बदला, उसके साथ उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। और प्रेमचंद अपनी आवाज़ जनता तक, आने लोगों तक पहुंचाने के लिए उपन्यास, कहानियां और नाटक भी लिखे। और उनकी जो रचनाएं हैं अनेक भाषा में अनुवाद भी किया गया, उसके अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया गया है। ओके, इनकी रचनाएं हैं वैसे यहाँ पर गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान जो है प्रेमचंद का, उसे महाकाव्यात्मक भी कहा गया है। और इनकी जो रचना है निर्मला जो है अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। और प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो अधूरा क्यों रह गया, क्योंकि उस समय वो मृत्यु शैय्या पर थे, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वह 48 पेज में उसे प्रकाशित कर दिया गया। और बच्चों, यहाँ पर मतलब कि वन सेंटेंस में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसरोवर कितने भागों में है। तो मानसरोवर 1 से 8 भागों में है। ओके, इसमें मतलब 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है।
तो बच्चों जो पाठ है बूढ़ी काकी जो पाठ है वह कहानी के स्वरूप में लिखा गया है। तो आपको वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि बूढ़ी काकी पाठ उपन्यास है, कहानी है या नाटक है। तो बूढ़ी काकी पाठ जो क्या है वो कहानी के स्वरूप में हमारे सामने लेखक ने रखा है। तो जो यह पाठ है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद जी ने समाज में जो वृद्धों की दयनीय हालत है उसकी तरफ हम सभी का ध्यान खींचा है, और जिन्हें उपेक्षा मिलती, जिनको अपमानित किया जाता है समाज में वृद्ध लोगों को, बराबर, और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। और इस कहानी में ही लेखक ने मतलब कि बखूबी से हमारे सामने पाठ को रखा है। तो बच्चों इस पाठ में जो है बूढ़ी काकी जो पाठ है, इस पाठ का जो सारांश है, तो बूढ़ी काकी का अपना भरा पूरा परिवार था और उनके पति थे, उनके नौजवान बेटे। लेकिन समय बीतते मतलब उनके पति और नौजवान बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार में कोई नहीं बचा, सिर्फ उनका इकलौता भतीजा जिसका नाम है पंडित बुद्धिराम। और पंडित बुद्धिराम ने काकी अपने सहारे के लिए अपनी सारी संपत्ति पंडित बुद्धिराम के नाम लिख देती है। और पंडित बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा की दया पर रूपा और पंडित बुद्धिराम पर बूढ़ी काकी आश्रित हो जाती है, और जिसकी वजह से बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। और जब बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती है तो बूढ़ी काकी को रोने का एक कारण, और कब क्यों रोती है कि जब बाज़ार से कोई वस्तु आती है या खाने की मात्रा कम होती है और खाने का समय जब टल जाता है, तो बूढ़ी काकी का रोना कोई साधारण रोना नहीं होता था, और वो गला फाड़ फाड़ कर उस समय रोती थी। उनके रोने पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे इस पाठ में जो है कि लेखक ने ये बताया है कि बुढ़ापा क्या है, बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, बराबर। कि लेखक कह रहे हैं कि जो बुढ़ापा होता है वो क्या होता है, पुनरागमन आने दूसरा बचपन होता, बहुधा आने बहुत, बराबर। कि बुढ़ापा जो होता है वो दूसरा बचपन होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, बराबर। चेष्टा ने इच्छा, शेष ने बाकी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। आकर्षित ने खिंचाव, कष्ट ने पीड़ा और दर्द, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही, बराबर। कि बूढ़ी काकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करती थी, रोने के अलावा, अतिरिक्त ने अलावा उनके पास कोई और सहारा, कोई और चारा नहीं था। समस्त इंद्रियाएं, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, बराबर। जवाब दे चुकना ने काम नहीं करते थे। समस्त इंद्रियां कौन कौन से, समस्त इंद्रियां ने नाक, कान, त्वचा, ये सब इंद्रियां जो हैं ये काम नहीं करती थी, और हाथ पैर भी काम जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वह रोने लगती। तो उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, बराबर। तो फिर उसके बाद लेखक ये कह रहे हैं कि उनके पति का मतलब कि जो बूढ़ी काकी जो थे, बूढ़ी काकी के जो पति थे वो स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, वक्त आने समय बीत चुका था, और बेटे तरुण होकर, जवान होकर के भी चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्हें अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिप्टों के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी झूठे वादे थे। यानी कि पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति लिखवाने लगे तो उन्होंने लंबे चौड़े बहुत सारे वादे किए, किसके सामने, वकीलों और दलालों के सामने, लेकिन सारे वादे क्या निकले, झूठे निकले। यद्यपि फिर भी उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि फिर भी बूढ़ी काकी
को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अनेक सारी संपत्ति ले लेने के बाद पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा जो बूढ़ी काकी को भरपेट भी नहीं देती थी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पंडित बुद्धिराम और रूपा जिस तरह व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ करते थे, वैसे पंडित बुद्धिराम के बेटे भी बूढ़ी काकी के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, विद्वेष यानी नफरत होता है, स्वाभाविक लड़कों बूढ़ों में उतनी बनती नहीं है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। सताना ने परेशान करना, कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती, अर्थात उनके संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि बूढ़ी काकी जब भी रोती थी तो उनके रोने पर किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताया करते थे, जब लड़के के माता पिता का यह रंग, लड़के जब अपने माता पिता का रंग देखते थे तो बूढ़ी काकी को अधिक सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला करता। तो काकी चीख मार कर रोती, परंतु उनके रोने पर किसी का ध्यान जाता नहीं। इस तरह से क्या होता था, बूढ़ी काकी के साथ लोग दुर्व्यवहार, बुद्धिराम के बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ओके, फिर उसके बाद है कि पंडित बुद्धिराम के परिवार में, बराबर, संपूर्ण परिवार में तो कोई किसी से अनुराग था। बूढ़ी काकी का अनुराग ने प्रेम था। वह बुद्धिराम की छोटी लड़की जिसका नाम है लाडली, बराबर। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान था। और फिर यहाँ बता रहे हैं कि यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, लोलुपता ने लालच, महंगी पड़ती थी, तथापि यानी फिर भी भाइयों की अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। लेखक बता रहे हैं कि बूढ़ी काकी के परिवार में अगर कोई किसी से काकी से प्रेम करता था, वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। और लाडली अपने भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना जिससे कहते हैं कि चना है, मटर है, सिंगदाना है, खारी सिंग है, बरो जो चबाकर खाया जाए उसे चबेना के, बरो वो सब लेकर कहाँ आती थी, बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी और वहीं पर अपना सुरक्षित स्थान भी समझती थी। लेकिन लाडली को वह सुरक्षा क्या पड़ता था, बहुत महंगी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो भी खाने का सामान लेके आती थी, बूढ़ी काकी भी उसमें से लेकर के खाया करती थी, जिसकी वजह से लाडली को कम खाने को मिलता था। लेकिन फिर भी दोनों का क्या था, आपस में स्वार्थ भी था और दूसरे के प्रति क्या था, हमदर्दी भी एक दूसरे के प्रति थी, बराबर। और फिर यहाँ पर लेखक ने बताया कि आरोप ने स्थापित, मतलब कि स्थापित करना, ओके, एक दूसरे के ऊपर दोनों निर्भर थे। फिर उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। विस्मयपूर्ण ने आश्चर्य से, रसास्वादन है रस का आनंद लेना, बराबर। कि उन बुद्धिराम के घर पर क्या शाम के समय दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और बच्चों का झुंड जो था वो सब आश्चर्य से उसका आनंद ले रहे थे। तो शहनाई क्यों बज रही थी? तो आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का क्या था, तिलक आया। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हैं, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही हैं, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी बता रहे हैं कि पंडित बुद्धिराम के जो बड़े बेटे मुखराम का क्या था, तिलक था और उसी के उत्सव में कचौड़ियाँ बन रही थी और उसकी व्यवस्था घर में हुई थी और भट्टी के कड़ाह चढ़े हुए थे, बराबर। और मसालेदार जो सब्जियां पक रही थी और घी और मसालों की सुगंध क्या हुआ कि उसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से क्या
कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। कौन सी सुगंध बेचैन कर रही थी बूढ़ी काकी को? कि घी और मसाले की, बराबर, जो चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी। मैं सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सब उनके डर से वे रो न सके। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलते तो जरा हाथ हाथ लेकर देखती, क्यों न चल कर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठ करके हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यानी कि जब घी की मसालेदार सब्जियां की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी तो बूढ़ी काकी को मन को बेचैन करने लगी और फिर उनके मन में पूड़ियों कचौड़ियों की तस्वीर नाचने लगी कि खूब लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम होंगी। जिससे वो इलायची कचौड़ी में अजवाइन इलायची की महक उन्हें मतलब कि उन तक पहुंच रही थी और वे वहाँ से अपनी कोठरी में से कड़ाह के पास वो रेंगती हुई, अनेक उनके पहले लेखक ने बता दिया, उनके शरीर के अंग काम करते नहीं है। उकड़ू मुकड़ू अनेक धीरे धीरे रेंगती हुई जमीन के सहारे वहाँ कड़ाह के पास आकर के वो बैठ जाती है। जिस तरह कि भूखा कुत्ता सामने बैठा हो खाने के इंतजार में, उसी तरह बूढ़ी काकी भी कड़ाह के पास खाने के लिए व्याकुल और बेचैन बैठी थी। ओके, और फिर उसके बाद में तो बता रहे हैं कि आगे की जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचती हैं कड़ाह के पास, तो उनसे रहा नहीं जाता, उनके मन को बेचैन कर देता है। और फिर बुद्धिराम की पत्नी रूपा उसमें कार्यभार से परेशान हो रही थी और इस कमरे से उस कमरे, मतलब कि इस कमरे से उस कमरे में जाती, कभी उस कमरे से कभी कड़ाह के पास आती, कभी कड़ाह में भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देख तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। यानी कि बूढ़ी काकी को घी के मसालेदार सब्जियां, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, अजवाइन की और इलायची की सुगंध उनको बेचैन कर दी, जिसकी वजह से बूढ़ी काकी रेंगती हुई कड़ाह के पास आकर के बैठ जाती है और कड़ाह के पास बैठा हुआ देख कर के रूपा उन पर आग बबूली हो जाती, क्रोधित हो जाती है। और वैसे भी बेटे का तिलक है मुखराम का, जिसकी व्यवस्था पूरी रूपा ही खुद ही करती है। वो मतलब कि गुस्सा भी होती है, कुटती भी है, लेकिन क्रोध प्रकट करने को उसको अवसर मिलता नहीं है। जैसे बूढ़ी काकी उसको कड़ाह के पास दिखती हैं, जिस तरह मेढक केचुए पर झपटता, उसी तरह बूढ़ी काकी पर भी रूपा मतलब कि झपटी और दोनों हाथ झटक करके उन्हें अपमानित करने लगी। कैसे? पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, यानी कि तुम्हारा पेट कभी भरता नहीं है और कोठरी में बैठे हुए क्या तुम्हें दम घुटता है? दम घुटना ने क्या तुम्हें घबराहट होती है? और अभी मेहमानों ने भोजन नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा और तुमसे धैर्य से वहाँ रहा नहीं गया। इतना अपमानित होने के बाद बूढ़ी काकी कुछ बोलती नहीं है, ना कुछ रोई, न सिर उठा के कुछ कहा और चुपचाप फिर वहाँ से रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बराबर कि जैसे रूपा ने कहा, फिर बूढ़ी काकी कुछ बोलती है, रेंगती अपनी कोठरी में वापस वो आ जाते। बराबर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लें, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब तक कोई बुलाने न आएगा तो न जाऊंगी।
और ने मन ही मन बूढ़ी काकी ने तय कर लिया कि जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं वहाँ खाना खाने के लिए नहीं जाऊँगी, और मेरी ही गलती है, रूपा की कोई गलती नहीं है। इस तरह बूढ़ी काकी अपने मन को मना करके और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, और आपको PDF में शब्दार्थ और प्रश्न होंगे, वर्कशीट के टाइप वर्कशीट, उसके साथ आंसर होगा। आप उसे अपने नोट में लिख डालिए। बाकी आने वाले समय में आगे हम पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।